दोस्ताना में हमने प्रपोज़ल बनाया अपना यश जौहर के साथ, तो उन्होंने पूरा हमारे कहने से पूरी स्टार कास्ट साइन कर लिए, सब कुछ कर लिया, सबके पैसे तय कर लिए। फिर हमारे पास वो आए, तो हमारे पास वो आए तो उन्होंने अमिताभ बच्चन की प्राइस बताई कि उसको भी साइन कर लिया। तो हमने कहा कि उनको कितना दिया है, तो जो भी उन्होंने रकम बताई उसका कहा कि इससे 50,000 ज़्यादा दे देना, समझे आप। तो उसने हाथ मिला लिया इमीडिएटली, मतलब कोई उसको ताज्जुब नहीं हुआ। हाँ, हैरत हो गई। वो जैसे ही वो गए तो मैंने अबरार साहब को फ़ोन लगाया। मैंने कहा अबरार साहब, वो याद है मेरा आपका एक हुआ था, डिस्कशन हुआ था कि जो राइटर जो है वो स्टार के बराबर पैसे लेगा। तो कहने हाँ भाई, मेरी बहुत अच्छी है, मुझे सब याद है। तो मैंने कहा कि वो एक्चुअली मैंने गलत कहा था आपसे, स्टार से ज़्यादा लिया। मैं आपसे जब भी मिलता हूँ सलीम साहब, एक तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यू आर genuinely just a very nice person. You are the kind of grandfather, colleague, friend जो सब कोई चाहेगा कि हो। आप अपने आप को 83 साल की उम्र में कैसे देखते हैं? I feel that I am one of those very happy people who has achieved much more than expected. अब जैसे कि ये एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं इस मकान में आया, मैंने बहुत से स्ट्रगल पीरियड में मैंने मकान बदले। मैं 3 साल तक गेस्ट हाउस में रहा, उसके बाद 2-3 साल में गैराज को कन्वर्ट कर दिया था कॉटेज में, उसमें रहा, फिर इधर उधर छोटे मकानों में रहा। जब मैं इस फ्लैट में आया जंजीर के बाद, जंजीर लिखने के बाद ही मुझे ऐसे मेरे हालात हुए थे कि मैं डिपेंडेंट स्टैंड पे आ सकता था। तो जब इस मकान में मैं आया, सामने देखा कि कभी कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, पीछे देखा अच्छी जगह लगी, नीचे गार्डन है, एंड आई डिसाइडेड कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट फ्लैट। एंड 73 से मैं यहाँ हूँ। देयर हैव बीन ओकेजन्स वेयर सलमान ने कहा कि पेंट हाउस ले लीजिए, बंगला ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, आई एम वेरी हैप्पी हियर। और मेरी वजह से वो भी यहाँ है, हालांकि उसको काफ़ी परेशानी और तकलीफ है। छोटा सा फ्लैट है, उसमें आधे में उसका जिम है और आधे में खुद रहता है। आई मीन यू विल बी सरप्राइज टू सी एनीबडी लिविंग, नॉट अ स्टार, एनीबडी लिविंग इन सच अ स्मॉल फ्लैट। उसके पास टोटल एरिया 1000 फुट का है। अच्छा। हाँ, उसी में सारे कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, कुत्ते भी हैं। दैट तो वहाँ रहता है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं बड़ी जगह पे चला जाऊँ तो ही विल बी कंफर्टेबल। राइट। बट मेरा जाने को दिल नहीं चाहता। आई विल फील आउट ऑफ प्लेस एंड आई विल फील अनहैप्पी लिविंग दिस प्लेस। यहीं से वॉक करने चला जाता हूँ। तो आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और इसके इतर भी अगर देखें तो एक तरफ एक बेटा जो अब कितना भी शान शौकत में रह सकता है, कितना भी बड़ा घर खरीद सकता है, लेकिन पिता के साथ, पिता के पास रहना है, वो फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो तरबियत जो कोई भी फादर देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी छोटे शहर में आज के वक्त में इम्पोर्टेंट या रेयर भी मानेगा, नहीं है जनरेशन में ये तरबियत। और दूसरी तरफ अगर हम जब एक आप अखबारों में पढ़ते होंगे कोई छवि या कोई जो गॉसिप लिख दी जाती, क्योंकि फिल्म जर्नलिज्म का मिजाज ही वही है कि वो नॉर्मल जर्नलिज्म नहीं होती, वो तो हवाबाजी ज़्यादा होती है। ये भी एक तकलीफ दे रहा होगा शुरुआत में, प्राइवेट लाइव्स। तकलीफ तो जहाँ अभी जैसे कि उसको एक्सीडेंट के इशू के ऊपर उसको 18 दिन की जेल हुई थी, बेल होने से पहले ही वॉज 18 डेज इन द जेल थाना में। तो ये लॉ में इसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि एक बच्चे को अगर सज़ा होती है तो उसकी माँ को कितनी तकलीफ़ होती होगी, उसने क्या बिगाड़ा है, उसने क्या किया है। अगर लॉ में इसका कोई वो नहीं है कि नहीं इस माँ को तो तकलीफ़ होती होगी तो ये सज़ा नहीं होना चाहिए, अब आपको तकलीफ़ होगी, सज़ा नहीं है।
हम लोग पानी पीते वक्त गिल्टी फील करते थे, हम लोग रात को एसी चलाते वक्त गिल्टी फील करते। गिल्टी मतलब तकलीफ होती थी कि उसका वो कैसे हालत में सो रहा हो। और उसने बताया था कि एक ऐसा जगह है, दरी बिछा देते हैं, बस एक बाल्टी रख देते हैं, पानी रख देते हैं, हमने पंखा वंखा कुछ नहीं है वो अंदर। तो तकलीफ तो होती थी वो। आपने कॉलम में लिखा था अपना कैदी नंबर ऐसा कुछ लिखा था? 343 343। उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था? वो जब मैं आर्टिकल लिख रहा था तो मैं वहाँ गया था अपना जोधपुर इससे जेल में मिलने। तो वो चल रहा था वहाँ, वो मैं भेजूँगा उसकी एक कॉपी आपको, पढ़ना आप, हिंदी में है। तो वहाँ ये कर क्या, अरे वो यहाँ से लाओ 343 को, यहाँ से लाओ 343 की, यहाँ पे 343 चल रहा है। वहाँ से बंद कर देना, वो उनको अंदर कर देना कैदियों को, आप बैठो, हुक्म आप बैठो, ऑल दैट। वो दरवाज़ा ठोका, मैंने कहा कि 343 आ गए हैं। दरवाज़ा खुला तो 343 सलमान खड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, ऑल दैट। तो उस पर लिखा था कि मतलब नाम जो है वो कैसा बदल जाता है, जो नंबरों में बदल जाता है, उसको लिखा था। तो वो आया, थोड़ी देर बैठा और उसके बाद माँ से मैंने कहा था कि रोना वोना मत, मदर से, मगर वो कहाँ कंट्रोल में तो होते नहीं है। तो ही ब्रोक डाउन एंड शी क्राइड। आई मीन उसको इस बात की तकलीफ है क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ पहुँचाई है। मैं आपको इंदौर वापस ले आना चाहता हूँ। परमानेंटली तो नहीं नहीं, आपने तो बोल दिया ये अपार्टमेंट आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन वहाँ आपका एक 12 कमरों का मकान था। हाँ, वहाँ ले चलिए मुझे। हाँ, कैसा था वो वक्त, वो ग्रोइंग अप देयर? बहुत ही अच्छा था, नो रिग्रेट्स, मगर उसके साथ साथ कुछ ट्रेजेडीज भी थी। मैं फैमिली में सब में छोटा था जी। मेरी मदर की डेथ हुई मैं जी। जब 9 बरस का था। अच्छा। मगर 5 बरस से लेकर 9 बरस तक मुझे उनसे मिलना अलाउड नहीं था। अच्छा। उस ज़माने में टीबी का इलाज नहीं था और बहुत कंटेजियस थी टीबी। जी जी जी। तो डॉक्टर भी आता था, मुंह पे पट्टा डाल के आता था। उनके लिए एक अलग कंपाउंड, बहुत बड़ा कंपाउंड था, उसमें एक छोटा सा कॉटेज बना लिया था। उनका खाना वहीं जाता था, उनके बर्तन अलग थे, सब कुछ थे। और वो 4 महीने गर्मियों में जाती थी भवाली, नैनीताल। जी जी, मैं नैनीताल में बड़ा हुआ, सैनिटोरियम में। हाँ, सैनिटोरियम। जी जी जी। वहाँ 4-5 महीने रहती थी, उसके बाद इंदौर आती थी। वो बारिश और सर्दियों में वो इंदौर में रहती थी। जी। और मगर उसमें 4th स्टेज पे आदमी मरता था। 1st स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd, 4th स्टेज, मतलब मरना तो ज़रूरी था। अच्छा। मोहम्मद अली जिन्ना को भी थी जी भी। जी। तो आई मीन इट वाज लाइक मूविंग विद अ टाइम बॉम्ब कि कब जाएगा। एंड ग्रेजुअली वो उसका पहले जब डायग्नोस नहीं हुआ था, वो अपना उसके जो भी बैक्टीरियाज हैं तो उसको कहते थे, कंजम्पशन कहते थे। अच्छा। बीमारी को, द डिजीज़ विच कंज्यूम्स यू टू योर डेथ। उसमें एक कहानी ये भी है, पता नहीं कहाँ तक सच है, कि वो माउंट बेल्ट पूछना चाहते थे कि इनको कौन सी स्टेज पे है, अपना डॉक्टर से, जिन्ना साहब को, कि कौन सी स्टेज पे टीबी है, ताकि अगर वो डिले कर दें थोड़ा सा अपना पार्टीशन। राइट। मगर वो डॉक्टर ने बताया नहीं। अच्छा। डॉक्टर ने ये कहा कि ये इट इज़ अगेंस्ट माई प्रोफेशनल एथिक्स। तो वो था। तो मदर दूरी का तो 4 साल तक मतलब मदर उस पर थी, बेड पे ही थी। जी। एक मरतबा वो धूप में बैठी हुई थी, तो कंपाउंड था वहाँ, दरख्त वरख्त वो वक्त है, तो मैं खेल रहा था। जी। तो उन्होंने पूछा कि वो काले स्वेटर में बच्चा खेल रहा है, वो कौन है? तो उससे मेड ने कहा कि वो आपका सब में छोटा बच्चा है। तो कहने उसको थोड़ा पास बुलाओ। तो मुझे आवाज़ दिया, फिर मैं गया पास। तो मैं गया, देखा मैंने, वो बैठी हुई थी उनको कुर्सी पे। और थोड़ी देर जब ज़्यादा करीब जाने लगा तो मना कर दिया, नहीं मैं वहीं खड़े रहो। चेहरे का
एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जी जी हाँ, चेहरा चेंज हो जाता है, कुछ नहीं होता, ऐसे एब्सोल्युटली डेड फेस के अंदर आंसू निकलते। पर ऐसा बॉन्ड तो था नहीं उनके जी, उनके साथ ऐसा बॉन्ड नहीं था। फिर भी उसके बावजूद भी मदर तो थी, मतलब बिल्कुल जब बचपन के 5 बरस तो उन्हीं के साथ गुजारे थे, वो यादें वो हैं। याद है। हाँ, वो 4 साल जो आखिरी के थे वो मिलना बंद हो गया था, मेरा भी और मेरे से बड़ा भाई उसको भी। जी तो एक ये, जी दूसरी बात ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ माई मदर माई फादर बिकेम वेरी क्लोज टू मी। राइट मतलब मुझे किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करते थे। बैट खरीदना है, बॉल खरीदना, क्रिकेट का बहुत शौक था, तो वो लेके जाते थे और मुझे दिलाते थे सबको। और 1 साल 2 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई। हाँ, जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला था उसी टाइम पे हुआ। मैं अपने फादर से बहुत डरता था बचपन में, टिल माई मदर डाइड। जी फिर उनका एटीट्यूड चेंज हुआ। तो दोस्त मैंने बन उस गया। वक्त ये फैसला किया था ग्रोइंग अप पीरियड के अंदर कि मेरे बच्चे मुझसे नहीं डरेंगे। हाँ वाह तो मैं अपने बच्चों के साथ पूरा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वो अपने इमोशनल लाइफ मुझसे डिस्कस करते हैं, सब कुछ है, मैं उनको राय भी देता हूँ, जी इसलिए कि वो भी जानते हैं इस बात को कि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, हालांकि नहीं हैं मगर ये कि उनको मालूम है कि एक्सपीरियंस का कोई भी वो नहीं। जी यू नो वेरी क्लोज नेट फैमिली राइट। ना बेबी, और इस बड़े शहर में मैं जब यहाँ रहता था तो ये रेयर होता था कि जो इंसानी रिश्ते हैं वो वैसे ही हों जैसे किसी छोटे शहर में एक परिवार एक साथ मिल के रहता है। और ये कैसे बचा के रखा आपने, खासकर इस मकाम पे? तो इसके लिए भी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। अरबाज साहब चले गए टैटू लिखवाने, अच्छा टैटू की दुकान पे, कब, किस उम्र में? या भी 3 साल पहले की बात है। अच्छा तो वहाँ से टैटू की जगह पे से वहाँ फ़ोन किया कि डैडी मैं यहाँ लिखवाने के लिए आया हूँ टैटू। मैंने कहा किधर? तो कहने शोल्डर पे। तो क्या लिखवाऊँ? मैंने कहा तुम वहाँ पहुँच गए हो, सोच के नहीं गए? मुझे पहले तो इस बात से हैरत हुई कि वहाँ तक तुम पहुँच गए हो, मैं अभी तक लेके नहीं गए थे कि क्या लिखवाऊँगा। जी तो कह रहे नहीं मैं ऐसे ही आ गया था। मैंने कहा फिर आपसे पूछता हूँ। तो मैंने कहा लिखो। तो मैंने कहा लव ईच अदर और पेरिश। तो उनके यहाँ शोल्डर पे लिखा हुआ है। लिखा है? अच्छा हाँ, और वो ऐसा खींच के बताते भी हैं। अच्छा हाँ। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। जी लव ईच अदर और पेरिश। ये झगड़े होते हैं, राइट्स होते हैं, सब होते हैं, जो भी होते हैं, मगर फाइनली लव इज़ द विनर, वही जीतता है। गुडनेस एंड इंटेलिजेंस इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन। राइट नॉर्मली इंटेलिजेंट आदमी टेंड्स टू बिकम अ क्रूक, इसलिए कि उसमें वो इंटेलिजेंस है। बेवकूफ़ आदमी क्रूक नहीं बन सकता। क्रूक बनने के लिए यू नीड एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस। जैसे कि टैलेंट एंड डिसिप्लिन इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन। राइट टैलेंटेड आदमी जो होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, टेकन फॉर ग्रांटेड कि मैं कर लूँगा। हाँ प्रॉफिट मोहम्मद से किसी ने पूछा, जी जब नया नया आया इस्लाम तो ये सारी बहुत सी चीज़ें आ गई, नमाज आ गई, रोज़े आ गए, रमज़ान आ गया, हज आ गया, ज़कात आ गई। तो उसका मकसद ये था कि इन सब में बड़ी इबादत क्या है। तो उनसे पूछा कि सब में बड़ी इबादत क्या है? तो उन्होंने कहा सब में बड़ी इबादत है मोहब्बत। फिर उसने पूछा कि सब में बड़ी चैरिटी क्या है? तो उन्होंने कहा सब में बड़ी चैरिटी है माफ़ करना। तो ये था। बाकी ये क्या है जिसको ये जिहाद कहते हैं, वो जिहाद नहीं है, फसाद है। वो क्या एक जिहाद है? किसके खिलाफ है? हाँ, जिहाद तो अपने अंदर होता है, अपने आपके खिलाफ होता है। एक ड्रग एडिक्ट ये कोशिश कर रहा है कि उससे छूट जाए ये हैबिट, वो जिहाद है। एक अल्कोहलिक कोशिश कर रहा है, एक सिगरेट पीने वाला कोशिश कर रहा है कि मेरे हाथ से इन्हीं का छूट जाइए, ये आदत मेरी। दैट इज़ अपने आप को बेटर करना। अगर अपने आप में कोई कमीनापन है या अपने आप में कोई भी कमज़ोरी है या कैरेक्टर का फ्लॉ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट इट एंड देन ट्राई टू गेट दैट आउट ऑफ सिस्टम। Acceptance is the first step towards improvement. Absolutely.
द मोमेंट यू रियलाइज, या कोई आपको रियलाइज़ करा दे और आप उसको जस्टिफाई ना करें, आप उसको डिफेंड ना करें और कह दें यस यू आर राइट, ये मेरे में प्रॉब्लम है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ठीक हो जाएं। हमारे एक बहुत करीब के दोस्त हैं, उनका बेटा ड्रग पे था, तो रात को 11:30 बजे मेरे पास आया और कहा कि अंकल मुझे 200 रुपये चाहिए। तो मैंने कहा यार ऑब्वियसली तुम किस काम के लिए मांग रहे हो मुझे मालूम है, तो मैं आपको ये 200 रुपये दूंगा, आपकी मदर को पता लगेगा, फादर को पता लगेगा, तो क्या कहेंगे कि हमारे बेटे को इनकरेज किया, 200 रुपये दिए। तो उनको वो तो जानते थे। मैंने कहा उनको कैसा लगेगा, कहने आई अंडरस्टैंड इट करके चला गया। मैंने सुबह उनकी मदर को फ़ोन किया, मैंने कहा आपका बेटा इससे निकल आएगा। अरे आपकी मतलब मुबारक हो ज़बान ये हो, मगर मुझे तो उम्मीद नहीं, सबको सारी कोशिश कर ली। मैंने कहा 100% मैं आपसे कह रहा हूँ निकल आएगा। कैसे कह रहे हो आप ये? मैंने कहा कि वो रात को आया था, वो झूठ बोल सकता था कि टैक्सी खड़ी है, नीचे पैसे देने हैं, ये देने हैं, बट ही एक्सेप्टेड कि उसने एक्सेप्ट किया है कि वो दे देगा। ठीक है, मतलब उसने एक्सेप्ट किया कि ये मेरे में प्रॉब्लम है वो, and he is totally out of it। सक्सेस जब चली जाती है बम्बई में नामी लोगों के पास, वो हैंडल कर पाते हैं गुमनामी को? हैंडल देखिए सही कैरेक्टर का तो वहीं पता लगता है जहाँ वो अपने फेलियर्स को कर ले। एक हॉलीवुड के डायरेक्टर का एक वो है बहुत स्टेटमेंट कि सक्सेस हैज़ डिस्ट्रॉयड मोर पीपल देन फेलियर्स। सक्सेस हैज़ डिस्ट्रॉयड मोर पीपल देन फेलियर्स। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि सक्सेस को हैंडल नहीं कर सके, अपना फेलियर को हैंडल नहीं कर सके और खुदकुशी कर ली, कूद गए, ये होगा, दारू पीनी शुरू कर दी। बट इफ़ यू टेक इट कि यार ये मेरी लाइफ का कोटा है, मुझे भुगतना चाहिए। आई एम ए ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट इट एंड आपके एक्सेप्टेंस से डिमोरलाइज हो जाता है आदमी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं वो नहीं हूँ। मैं आपको नाम नहीं लूँगा, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि एक स्टार, जब मेरे पास काम नहीं था 4 साल, तो एक स्टार ने मुझे बुलाया, आओ मिलो, कुछ करते हैं आपके लिए, मतलब पैटर्नाइजिंग था, कल आ जाओ नाश्ता साथ में करेंगे। तो मैं बाहर निकला तो ड्राइवर नहीं आया था, तो नाश्ते के लिए सुबह जल्दी में कर जाना था मुझे। तो मैंने साइकिल ली, वो चॉपर थी सोहेल की, चॉपर ली, साइकिल ली और मैं उसी घर चला गया और दरवाजे के ऊपर साइकिल रख दी बाहर। वो था वॉचमैन था, उसको बोला देखना। अंदर गए, नाश्ता वाश्ता किया, सब कुछ किया, ये क्या वो क्या। उन्होंने गले में हाथ डाला, गले में हाथ डालने के बाद तो कहा कि फ़िक्र मत करो। मैंने कहा नहीं, कोई फिक्र नहीं है। मैंने कहा कि मैं आई बिलीव इन डेस्टिनी, जो मेरी किस्मत में वो कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं है कोई दे नहीं सकता। बाहर आया तो वो मेरे साथ बाहर निकले, तो कहने गाड़ी, मैंने कहा गाड़ी नहीं, साइकिल पे आया था। तो उनको अभी तक जितने सालों से, कुछ सालों से उनको साइकिल पे सी ऑफ करने का मौका मिला नहीं था। अभी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा बंद करो, हाथ हिलाओ, बाय बाय करो, गाड़ी गया चली जाए, फिर आप घर में जाओ। यानी साइकिल का नाम सुना, देखा, यानी इवेंट ही था इनसाइड। हाँ ये आपको तो छोड़ो, मगर दूसरों को भी नहीं मालूम होता है कि अब इनसे कैसे डील करें। कि ये तो खुद साइकिल पे आ गया, इसको क्या डराएंगे। हाँ, वो डराते ये है ना, ये कुर्सी छिन जाएगी, ये सब निकल जाएगा हाथ से, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो पोजीशन छीनने का डर होता है। अब जब खुद ही आ गया आदमी साइकिल पे, तो उसको क्या डराओगे। आ गया और उसके बाद पैदल चलेगा तो कहेगा पैदल आ गया घर पे। तो वेल यू एक्सेप्टेड कि ठीक है, क्या है। एक वक्त था यहाँ मर्सिडीज थी, एक वक्त है कि जब साइकिल पे आ गए। चलो, तो फादर पुलिस में थे? फादर पुलिस में थे, डीआईजी थे। अच्छा, 32 इयर्स की सर्विस थी। अरे, टाइटल भी मिला था दिलेर जंग का। अच्छा, हाँ। एक्शन भी देखा आपने? ये कभी वो
उस समय तो हाँ डाकू वाकू वाला युग था। उधर मैं बहुत, एक तो क्राइम इतने ज़्यादा नहीं होते थे, हाँ इसलिए कि पुलिस का बहुत डर था, हाँ जो अब नहीं है। जी और बाकी अपने काम में बहुत ही अच्छे थे वो लोग। जी जी जी। अच्छा, उस ज़माने में डाकू थे, स्मगलर्स तो थे ही नहीं, हाँ, इसलिए कि स्मगलिंग जो है वो कोस्टल प्रॉब्लम है। राइट। हाँ, तो वहाँ तो था नहीं, वहाँ तो हाँ जैसे चंबल में हाँ, ये डाकू थे। हाँ, जी जी। मगर डाकुओं से बात भी कर लेते थे जाके वो। अच्छा हाँ, उस ज़माने में ये था ये, अच्छा, कि हथियार लेके मत आना। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हाँ, वो भी खड़े होते थे, मगर हथियार लेके मत आना, आ जाओ मिलने। अच्छा क्योंकि गए एक मरतबा मिलने, एक बहुत बड़े डाकू से मिले भी। अच्छा। हाँ, और शोले में उसकी बहुत से मटेरियल भी है। उसके बाद आपने एक बार मुझे बताया था कि कोई शादी थी या कोई जलसा था किसी प्रोड्यूसर का बम्बई के, तो आप पार्किंग में थे जब पहली बार कोई आपके पास आया और कहा कि आप फिल्मों में काम करोगे क्या? इंदौर में। जी 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 जी। इंदौर में वो के अमरनाथ थे यहाँ एक प्रोड्यूसर, जिन्होंने लैला मजनू बनाई थी शमी कपूर उनके साथ। अच्छा। और बड़ा भाई पिक्चर बनाई थी अजीज साहब के साथ। जी जी। तो ये अपना ताराचंद बरजातिया का जो बेटे थे उनकी शादी थी। अच्छा। तो ये बहुत से प्रोड्यूसर भी वहाँ गए थे। हाँ तो वहाँ एक ही होटल उस ज़माने में अच्छा था, लैंटन होटल जी। तो वहाँ पूरी बारात ठहरी थी। तो उन्होंने शाम को मुझे देखा और किसी से पूछा ये लड़का कौन है, तो उन्होंने कहा यहीं कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनका बेटा है। तो मुझे बुलाया और बुला के कहा कि फिल्म में काम करोगे? मैंने कहा कभी किया नहीं है। तो मजाक से कहा उन्होंने, कभी दिलीप कुमार ने भी नहीं किया था कोई थिएटर में या कोई किसी स्कूल में। तो मुझे उन्होंने वहाँ देखा अच्छी तरीके से और बात की, और फिर मुझे उन्होंने पैसे दिए और कहा बम्बई आ जाओ, तुम्हारा टेस्ट लेंगे। अच्छा। तो उससे पहले भी 2-3 ऐसे ऑफर लोगों ने किए थे। अच्छा। मगर जब उन्होंने पैसे दिए तो आई थॉट दिस इज सीरियस। और मैं बीए कर चुका था। मैंने एमए ज्वाइन किया था सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा, क्यों? कॉलेज से खेलता रहूँगा। अच्छा अच्छा। एमए करने का ऐसा कोई बहुत वो टारगेट नहीं था जी। मैं तो अगर कॉलेज में रहूँ 2 साल और खेलूँ क्रिकेट। तो मैं आया फिर यहाँ, उन्होंने टेस्ट लिया और उन्होंने मुझे 500 रुपये महीने पे जॉब दे दिया। अच्छा। और कहा कि नेक्स्ट पिक्चर में लेंगे। तब सैलरी मिलती थी? सैलरी मिलती। अच्छा अच्छा। तो 500 रुपये महीने पे बहुत होते थे। 500 जी बिल्कुल, आई एम श्योर। 1959 में आया है। एब्सोल्युटली। ये सब मेरे साथ के हैं, मनोज कुमार, धर्मेंद्र जी, जॉय मुखर्जी, फिरोज खान जी जी, ये सब के साथ उसी ज़माने के। मैं आया फिर उन्होंने, उनकी एक फिल्म थी कल हमारा है, वो उस पर थी, मेकिंग में थी वो जी। और वो फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। तो उसके बाद वो न्यू कमर पे फिल्म बनाने की पोजीशन में नहीं थे। तो फिर उन्होंने मुझे साइड रोल दिया। फिर मैं करता रहा, छोटे मोटे रोल करता रहा, मॉडलिंग करता रहा। अच्छा। बट इज्जत के साथ मैं, मतलब इनफ कमा रहा था। राइट। वन डे आई डिसाइडेड टू गिव अप एक्टिंग। हाँ, इसलिए कि आई रियलाइज इट आफ्टर सीइंग माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन, आई रियलाइज इट कि आई हैव द नॉलेज एंड द आर्ट ऑफ यू नो एक्टिंग का है, मगर आई डू नॉट हैव दैट प्रोजेक्शन विच इज़ नीडेड। वी डील इन इमेजेस, वी डोंट डील इन पीपल। तो मेरी वो इमेज कन्वे नहीं करती है। उसका एक क्लासिकल एग्जांपल मैं देता हूँ कि अमिताभ बच्चन इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। राइट। हाँ, वैसे भी बीमार भी बहुत रहे हैं, मगर जब वो गन उठाता है अमिताभ बच्चन तो ऐसा लगता है ही मीन्स बिजनेस। करेक्ट। दूसरा कोई एक्टर उठाता है तो ऐसा लगता है रख दो चल जाएगी। तो ये है। तो उसका जो स्क्रीन प्रोजेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म में। जी। रेखा में है वो, अमिताभ में है वो, हेलन में था स्क्रीन प्रोजेक्शन। वो मुझे उस बात का एहसास हो गया था कि वो मेरे में नहीं है। तो मैं कहा तो एट बेस्ट आई विल बी कि ये भी ही ऑल्सो रैन, बट एक्सेल नहीं कर सकूँगा। एक आपने बड़ी खूबसूरत बात मुझे बताई थी जब हम लास्ट मिले थे कि, और मैं इस बात को कोट करता हूँ अक्सर अपने आसपास के लोगों के, कि अपना जो आत्मनिरीक्षण है, सेल्फ असेसमेंट, दैट विल आई बी द बेस्ट इन दिस, और वो आप ईमानदारी वाला जवाब आप ही जानते हैं। और
अगर नहीं है तो फिर वो करे जिसमें यू विल बी द बेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ जी कि मैं क्रिकेट खेलता था और मेरी एम्बिशन थी क्रिकेट ये, सोता था जागता था क्रिकेट। अच्छा, इतना पैशनेटली इन्वॉल्व था, बैट्समैन था। अच्छा, हाँ, मैंने एक मरतबा सलीम दुर्रानी को खेलते हुए देखा इंदौर में। वो प्रैक्टिस इंदौर में करता था, खेलता था राजस्थान से। अच्छा, हमारे जानने वालों में से भी था, दोस्त भी था, अभी भी मिलता, बहुत अच्छी तरह मिलता है। मैंने उनको खेलते हुए देखा और मुझे ऐसा लगा ऐसा तो मैं कभी भी नहीं खेल सकूँगा। एंड आई गिव अप क्रिकेट। मुझसे एक मरतबा मुश्ताक अली साहब ने पूछा भी कि तुमने क्रिकेट खेलना क्यों छोड़ दिया, तुम तो अच्छा खेलते थे। तो मैंने कहा वो एक दिन सलीम दुर्रानी को खेलते हुए देखा था और उसके बाद से मैंने आई टुक माई बूट्स। तो सर मैंने फ्लाइंग की, अबाउट 100 आवर्स के करीब फ्लाइंग की। अच्छा, और उस फ्लाइंग में एक फोर्स लैंडिंग भी की। टाइगर मत का ऊपर सर्किट एंड लैंडिंग कर रहा था, ऊपर प्लेन बंद हो गया तो मैंने अपना एयर स्ट्रिप के क्रॉस जाके वो किया, लैंड किया, इसलिए पूरा राउंड लेके आके कर नहीं सकता था। तो ग्लाइड होता है वो 60-65 की स्पीड में ग्लाइड होता है वो। उसकी स्टॉलिंग स्पीड है 45 के करीब, तो उससे कम होता वो सिंक हो जाएगा। तो मैंने जाके थोड़ा सा मैंने कहा कि मैं आगे जा नहीं सकूँगा, तो वहीं से टर्न लेके और मैंने अक्रॉस द रनवे उसको लैंड किया। मगर फ्लाइंग में क्या है कि आप कुछ होशियारी नहीं बता सकते, बिकॉज फाइनली जब आप पायलट हो जाएंगे तो यू विल बी ट्रैवलिंग विद अबाउट 300-200 पैसेंजर्स, उनकी जिम्मा है लाइफ का। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द बुक। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो वॉर फिल्म में देख के कि वो गर्लफ्रेंड के घर के ऊपर से डाइव मारी, हाथ हिलाया, वो सब था। तो वो इतनी रोमांटिक थी नहीं फ्लाइंग जी। तो मैंने थोड़ा सा वो कोर्स करके जो मुझे मिली थी स्कॉलरशिप छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पहले क्रिकेट छोड़ा, फिर उसके बाद फ्लाइंग छोड़ी जी, फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग छोड़ दी। मगर जब मैं राइटिंग में आया जी, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि अगर मैं 2% जानता हूँ तो द नेक्स्ट बेस्ट जो यहाँ है वो 1-2% भी नहीं जानता है। एंड एक क्वालिटी वर्क करने का एक बहुत कॉन्शियसनेस थी। जब नाम हो गया, एक ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, ये था कि बहुत सिंसियरली और बहुत मेहनत से काम किया जी। अभी लोग काम करने बैठते हैं होटल के अंदर, 8 दिन के अंदर कहते हैं हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई। हमको कभी भी किसी स्क्रिप्ट में 6 महीने 7 महीने से कम नहीं लगा, बिकॉज वी वेंट ऑन रिवाइजिंग इट एंड वी वेंट ऑन थिंकिंग कि ये हमारा जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है वहाँ नहीं है। कैसे टाइप करते थे, हाथ से लिखते थे? टाइप करते थे, हाथ से लिखते थे। अभी भी हाथ से लिखते हैं और राइटिंग इतनी ख़राब थी कि खुद नहीं पढ़ सकते थे। बाद में तो उसी के दूसरे दिन उसको डिक्टेट करा देते थे। अच्छा, तो अच्छा, एक ये अच्छा सवाल पूछा आपने जी। ये जब हम अलग हुए जी, तो इवन द राइटर्स आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि लिखता कौन था। मुझे इस बात पे हैरत होती थी कि वो पूछते थे कि लिखता कौन था। हम दोनों नहीं लिखते थे। उनकी भी राइटिंग बहुत ख़राब थी, मेरी भी थी, और प्रैक्टिस भी ख़त्म हो गई थी। हम दूसरे दिन डिक्टेट करा देते थे। अच्छा, और कि भूल ना जाए। बाकी किसी ने ये नहीं पूछा कि आप दोनों में से सोचता कौन था। बिल्कुल, किसी ने नहीं पूछा। अब ये राइटिंग इज़ थिंकिंग, राइट। एंड वंस एक दिमाग में आपके वो चीज़ आ जाए तो फिर उसको लिखना ये है सिर्फ अपने लिए कि अब मैं भूल ना जाऊँ, मुझे याद रहे, तो इसको नोट डाउन कर दूँ जी। तो दैट इज़ द वे वी रोट जी। और दूसरी बात ये थी कि पैसे से ज़्यादा एक स्टेटस के लिए वो फाइट थी जी। जब हम आए हैं दोनों, मैं और जावेद, तो राइटर्स की ये हालत थी कि उसके पैसे जो था, जो भी उसका रिम्यूनरेशन होता था वो प्रोड्यूसर तय करता था जी। उसका मोड ऑफ पेमेंट भी प्रोड्यूसर तय करता था, राइट। और उसको पैसे मांगने के लिए कोई ना कोई रीज़न बताना पड़ता था कि इलेक्ट्रिक का बिल भरना है, ट्रेन का पास लेना है, और बच्चों की फ़ीस भरनी है। यानी मोस्ट ऑफ द राइटर्स, एक आध दो छोड़ दीजिए, उनके अलावा जो मेजॉरिटी जो था वो कितना भी अच्छा काम करके लाएं, जिनका नाम नहीं था उनको पैसे मिलते नहीं थे। तो
उसके लिए हम लड़े। मतलब यहाँ तक था कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते थे और कहते थे कि आप आ जाइए बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के आ जाइए, गाड़ी में भी बिठाना मुनासिब नहीं समझते थे। तो वो जो था वो आई कुड नॉट एक्सेप्ट इट, राइट, कि ये तो अलाउड ही नहीं है। बाकी तो पैसे आप कम दे दो, कुछ भी कर दो, बट ये कि एंड वी वर टोटली कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट ये सब में इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है फिल्म का ये स्क्रिप्ट है। बिल्कुल। बल्कि एक मरतबा मैं असिस्टेंट था 1-2 साल तक उनका, अबरार अलवी साहब का, तो उनके साथ बैठता था, नोट्स वोट्स लेता था, उनको किताब रिकमेंड करता था, पिक्चर रिकमेंड करता था, बताता था उनको। मैंने बहुत सी फिल्में देखी थी जो उन्होंने नहीं देखी थी, तो हम बात करते थे सिनेमा के बारे में, सीन्स के बारे में। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि मैंने कहा एक ज़माना आएगा कि स्टार जो है, अपना राइटर जो है वो स्टार के बराबर पैसे लेगा। तो कहा क्या कहा आपने? तो मैंने कहा सुन लिया था। मैंने कहा कि स्टार के बराबर पैसे लेगा। कहने मियाँ दिलीप कुमार को 12 लाख रुपए मिलते हैं, तो राइटर क्या 12 लाख रुपए ले लेगा? तो मैंने कहा व्हाई नॉट, और बिलीव मी आई सेड इट सो कैजुअली, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। एंड यू बिलीव्ड इट? हाँ बिलीव्ड इट, कि व्हाई नॉट। मैंने कहा कि म्यूज़िक डायरेक्टर की भी ऐसी प्राइस बढ़ी कि म्यूज़िक अच्छा देता रहा, और म्यूज़िक के ऊपर पिक्चर चली, म्यूज़िक के ऊपर पिक्चर चली, और उसके पैसे बढ़ते गए हुए। एक स्टार के बराबर पैसे लेता था। ये शंकर जयकिशन, ओ पी नैयर, अपना एस.डी. बर्मन, ये सारे अच्छे जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और भी बहुत से थे, उनको इतने पैसे मिलते थे। तो कहने कि आपने मेरे सामने तो ये कहा है, किसी और के सामने कहोगे तो लोग पागल समझेंगे। तो देखिए, आप अगर कंटिन्यूसली ये प्रूव होता जाए कि स्क्रिप्ट पे चली है फिल्म, तो कब तक आप इनकार करेंगे या कब तक नहीं मानेंगे? बिल्कुल। तो ठीक है, एक ज़माना आया कि दोस्ताना में हमने प्रपोज़ल बनाया अपना यश जौहर के साथ। तो उन्होंने पूरा हमारे कहने से पूरी स्टार कास्ट साइन कर लिए, सब कुछ कर लिया, सबके पैसे तय कर लिए। फिर हमारे पास वो आए, तो हमारे पास वो आए तो उन्होंने अमिताभ बच्चन की प्राइस बताई कि उसको भी साइन कर लिया। तो हमने कहा कि उनको कितना दिया है, तो जो भी उन्होंने रकम बताई उसका कहा कि इससे 50,000 ज़्यादा दे देना। समझे आप? वाह। तो उसने हाथ मिला लिया इमीडिएटली, मतलब कोई उसका ताज्जुब नहीं हुआ, हैरत हो गई। वो जैसे ही वो गए तो मैंने अबरार साहब को फ़ोन लगाया। मैंने कहा अबरार साहब, वो याद है मेरा आपका एक हुआ था, डिस्कशन हुआ था कि जो राइटर जो है वो स्टार के बराबर पैसे लेगा। तो कहने हाँ भाई, मेरी बहुत अच्छी है, मुझे सब याद है। तो मैंने कहा कि वो एक्चुअली मैंने गलत कहा था आपसे, स्टार से ज़्यादा लिया। आज तो कहने के मुझे बहुत खुशी होती है तुमका सुन के, मैं सुनता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। आपने जब हमने बातचीत शुरू की और आपने जावेद अख्तर साहब और आपकी बात की, और आपने पहले 1 मिनट में उनका नाम नहीं लिया जी। आपने कहा हम वो, और एक वक्त के बाद आपने कहा Does this still rankle? अभी भी तकलीफ? बिल्कुल no. You're well beyond it. The day उन्होंने मुझसे कहा था मैं अलग होना चाहता हूँ, उसके थोड़ी दिनों तक वो था, तो उसकी कहीं ना कहीं एंड वो तकलीफ इस बात की थी कि जो जिसको वहाँ तक ले जाने में, जब बढ़ाने में पार्टनरशिप की जो एक, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द क्रिएटिव वर्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेटस। तो वहाँ तक सलीम जावेद का बैनर पे नाम आता था, सलीम जावेद के लिए पैसे एक्स्ट्रा मिलते थे अपना टेरिटरी पे, वो बनाने में मेरा बहुत बड़ा एक हिस्सा था। तो वो जो था वो 1 सेकंड में गिर गया, मतलब वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। और कोई प्रॉब्लम्स हो रही होती, पिक्चर फ्लॉप हो गई होती, या पिक्चर नहीं चल रही होती, या कोई इशू बीच में आया होता, कई मरतबा वुमन इज़ इन्वॉल्व, कई मरतबा मनी इज़ इन्वॉल्व, कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो वो भी लगा कि अननेसेसरी है। और जब लास्ट की 2 पिक्चरें हैं वो दोनों हिट हैं, मतलब बीच में 1-2 फ्लॉप हुई हैं, मगर लास्ट की जो 2 पिक्चरें हैं मिस्टर इंडिया एंड शक्ति, दोनों बड़ी हिट हैं।
शक्ति वॉज द लास्ट वन टू बी रिलीज। राइट। तो एक विनिंग टीम टूटी है। इट वाज अ लॉस टू इंडियन सिनेमा। बिल्कुल है, इसलिए कि अभी ये जो फिल्में हैं ये आज भी दिखाई जाती हैं, इससे लोग सीखते हैं जी। और एक स्क्रीन प्ले का जो एक कल्चर था, स्क्रीन प्ले राइटिंग क्या होती है राइट। वो कोई जानते ही नहीं था। मसलन दीवार की जो स्क्रिप्ट है, अगर स्टोरी फॉर्म में अगर आप सुनाएं तो मेरे ख्याल से यू विल बी टेकिंग द रिस्क के प्रोड्यूसर धक्के मार के निकालने दे कि एक भाई इंस्पेक्टर हो जाता है, दूसरा भाई क्रिमिनल हो जाता है और इन द लाइन ऑफ द ड्यूटी उसको गोली मार देता है और बीच में माँ है। तो अगर ये किसी को आप टाइम दे के सुनाने जाएं स्क्रिप्ट तो देयर इज 90% रिस्क कि यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस। राइट। हाँ, मगर उसका स्क्रीन प्ले जो है वो इंस्टीट्यूट में दिखाया जाता है कि दिस इज़ व्हाट स्क्रीन प्ले इज। राइट। एक कहानी है कि भगवान के पास लक्ष्मी गई और उनसे कहा कि मैंने आपकी बड़ी खिदमत की, मुझे कुछ दीजिए, वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा तू जिसको चाहे जो दे सकती है, छीनने का अधिकार मेरे पास होगा। तो सरस्वती को पता लगा कि भगवान ने कुछ दिया है लक्ष्मी को आज, तो वो गई हैं कि आपने लक्ष्मी को कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दीजिए। तो उन्होंने कहा तू जिसको चाहे जो दे सकती है, छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अब ये सरस्वती की देन है कि रफ़ी साहब, मुकेश साहब, किशोर कुमार, ये सब के गाने, सैगल साहब और मैनी मोर अभी तक चल रहे हैं। कोई छीन नहीं सकता ये, और बढ़ता ही जाता है। इल्म जो है वो बढ़ता ही जाता है, बाकी दौलत एक झटके में चली जाती है। तो वो है लक्ष्मी की देन, दौलत। और ये जो सरस्वती की देन है जो हमें थोड़ी सी मिली है, हमारे हिस्से में चुटकी भर आई है, तो वो कोई छीन नहीं सकता, वो बढ़ते ही चला जाता है।